प्यारे बच्चों, आज हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को सीखेंगे। सबसे पहले आप ये टेबल बना लेंगे और अभी हम इस पर आधारित जो प्रश्नावली है 1.3 उसके पहले प्रश्नों को करेंगे, तो उसके बाद ये टेबल ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। प्रश्न आपको डिस्प्ले भी होगा और आप अपनी बुक में भी देख लीजिए प्रश्नों को। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो 36/100 है, तो आपको इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने का वैसे नॉर्मली नियम तो यह है कि हर का भाग अंश में देते हैं, जैसे आगे हमको देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम 100 का भाग 36 में दे सकते हैं। ठीक है, तो 36 में नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, 100 का भाग 36 में 0 बार जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद 36 को 36.0 लिखेंगे। अभी मैं नीचे एक मैं भाग दिखाऊंगा, मैंने उस तरीके से किया है। यहाँ पर इसमें एक नीचे एक भाग दिया है, 7 का भाग 1 में दिया है। तो ऐसी क्योंकि फिर 1 को 1.00 करा, तो ऐसी 36 को 36.000 कर सकते हैं। तो 100 का भाग वही पहले 36 में जाएगा तो 0 बार जाएगा, तो ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 7 का भाग 1 में 700 है, तो 100 का भाग 36 में 100 होगा, क्योंकि 36 में ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद 36 जैसे 1 में 0 घटा के 1 आएगा, उसमें 36 में 0 घटा के 36 बचेगा। फिर जैसे 36.00 है, तो जब ये नीचे का 0 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, हाँ, तो 360 यहाँ पर हो जाएगा और ये बीच यहाँ का दशमलव ऊपर लग जाएगा। फिर 100 का भाग 360 में 100 300, फिर 360 में 300 घटेगा तो 60, फिर यहाँ से 0 उतरेगा तो 100 छक्का 600, यानी 0.36 आ गया। या तो आप ऐसे नॉर्मली भाग दे सकते हैं, उस क्वेश्चन में जरूरत पड़ी उन्होंने समझा दिया। आपको भाग दे के इतना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। या इस प्रश्न को आप सीधे भी कर सकते हैं, आपको बता रखा है कि किसी ये तो भाग देने की प्रोसेस इनमें लगेगी नॉर्मली, लेकिन जिसमें किसी भिन्न में 10 से भाग देते हैं या 100 से भाग देते हैं, तो उसमें सीधे दशमलव का चिन्ह उतनी स्थान बाईं ओर चले जाता है। 10 से भाग देने में 1 स्थान बाईं ओर, 100 से भाग देने में 2 स्थान बाईं ओर। तो 36 में 2 स्थान बाईं ओर जाने का मतलब यहाँ चले जाएगा, तो 0.36, और पूर्णांक भाग नहीं है तो 0.36। ठीक है, तो वैसे भाग देके भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो कुल मिला के 0.36 में यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। और अब इसमें दशमलव भाग खत्म हो गया, आगे दशमलव भाग में कुछ शेष नहीं रह गया। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। जब मैंने पिछली बार आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, तो उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताया था, तो मैंने तब भी बोला था जैसे हमारे पास 0.5 है, तो वो किसका मान है 1/2 का, खत्म हो गया। 1/2 में 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10। या 0.25 है, वो 1/4 का मान है, तो वो इस पर वो 4 दूने 1/4 का मतलब 4 का भाग 1 में देंगे, तो पहले तो नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 400। फिर वहाँ दशमलव लग जाएगा और वहाँ से 0 उतरेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 0.25 होगा, तो वो भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार जो कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक ऐसी तो समझ गए, तो क्या हुआ, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। भिन्न को दशमलव बदला, दशमलव प्रसार का नाम बताना है, यही तो है। तो ऐसे ही दूसरे वाले में क्या है, 1/11 उसको बदलना है। तो 1/11 के लिए वही करेंगे, आप 11 का भागा 1 में देंगे नॉर्मली। जैसे यहाँ देखिए 7 का 1 में दे रखा है, तो यहाँ पर 11 का 1 में देंगे तो 1 को 1.000 कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 का भाग 1 में देंगे तो 1100, जैसे यहाँ गया 7 का 700, तो 1100 होगा, तो 1 में 0 घटा के 1 आया, तो वहाँ 1 में 0 घटा के 1 वहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ 1 तो वहाँ भी 1 ही है। तो बाद में यहाँ 0 उतरेगा और यहाँ 0 उतरेगा, तो जैसे फिर 7 का भाग यहाँ 10 में 1 बार गया था, लेकिन वहाँ तो 11 है भाग देने वाला, तो 11 का भाग 10 में फिर नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव के बाद भी। और हाँ देखो, जैसे 1.0 किया तो ये 0 तो यहाँ उतर जाता है, ये दशमलव ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो फिर लेकिन 7 का भागा जैसे ये 10 में 7 1 बार गया था, तो लेकिन 11 का भागा फिर 10 में फिर नहीं जाएगा, तो वहाँ 0 पॉइंट के बाद फिर 0 ही आएगा, क्योंकि फिर अगला 0 उतारना पड़ेगा ना, तब 11 का 10 में नहीं जा पाएगा, तो 100 में जाएगा। तो इसे 0.0, ये 11 वाले में 0.0 आएगा। लेकिन जब वहाँ फिर 100 हो जाएगा तो 11 9 99, ये तो 0.09।
फिर यहाँ पर 100 में 11 नवा 99 अगर होगा तो 100 में से 99 हम घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो जैसे ही एक शेष बचा, आप समझ लीजिए कि जैसे ही शेष वो ऊपर जैसे ही नीचे एक शेष बचा तो फिर उस एक ये वाली कहानी शुरू होगी। यानी जैसे 1 आ रहा था तो वो 1 में फिर पीछे से 0 आएगा, है ना, 1 में फिर पीछे 0 आएगा तो उसमें फिर 0 बार भाग जाएगा। ये 9 होने के बाद शेष 1 बच रहा ना 99, तो फिर एक 0 आ रहा है तो उस 0 में 10 बन गया तो 10 में फिर 0 बार जा रहा है, क्योंकि 10 में भाग जाता नहीं है ना, तो वही 11 का 10 में करने में 0 बार जा रहा है तो फिर 100 करना पड़ा तो 99। तो कहने का मतलब है 11 का भागा 1 में अगर देंगे तो 0.0909, ये वैसे ही समझ लीजिए 0 में 11 0 0, ठीक है, उसके बाद 1 उतरा, ठीक है, 1 में तो भागा नहीं गया तो फिर 0 उतरा तो 0 में भागने तो 0, फिर दूसरी बार 0 उतरा तो तब 99, फिर 1 आया तो उसमें भागा नहीं गया तो दूसरी बार 0, फिर 0 उतरा तो उसमें फिर भाग नहीं गया तो 0, फिर 99, यानी एक बार 09 फिर 09 फिर 09 09, तो इसमें 09 09 ऐसे आते रहेगा। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको 1.3 का दशमलव प्रसार जैसे कहीं पर होता है, ठीक है, तो 1.3 में क्या होता है, 1.3 में 3 का भाग अगर 1 में देंगे हम, 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, तो 0.33333 होगा। तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कोई दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है। जैसे इसमें भी 0.090909 हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 के बाद 9 आ रहा है, फिर अगली बार 0 आ जा रहा है, अगली बार फिर 9 आ जा रहा है। सिंपल सी आप ये तो मौखिक आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सीखना है कि इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो खत्म तो नहीं होता है, लेकिन उसमें एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट की क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मैंने उस दिन भी बोला था, यानी 09 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.090909 को हमको क्या लिखेंगे, इसे 0.09 का बार। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या अनवसानी आवर्ती अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, दशमलव प्रसार खत्म नहीं होता है। और ये खत्म नहीं होता है, इसको एक शब्द में समझिए कि इसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है। देखा आपने 11 का भागा 10 में दिया, पहली बार 10 में दिया 0 आया, ठीक है, दूसरी बार फिर एक 0 उतरा तो 9 बार गया 99, तो लास्ट में फिर वही 1 ही आ गया, जो जिस 11 से सबसे पहले फर्स्ट एक भाग दिया था वो 99 करके फिर एक शेष आ गया, है नहीं। फिर उस एक से शुरू करेंगे तो 10 बनेगा, फिर 100 बनेगा 99, तो फिर एक आ जाएगा। यानी जब उसमें शेष की पुनरावृत्ति हो जाती है तो फिर अगली बार वही वाला शेष भाज्य हो जाता है। यानी वही शेष से जो संख्या बनती है ना ऊपर से उतर के, उसी 1 में उतर के 10 बनेगा, 100 बनेगा। जब नीचे का शेष 1 आ जाएगा तो ऊपर का फिर अगली बार का जो भाग देने वाला संख्या होगी वो 10 और 100 सेम ही बन जाएगी। तो 10 और 100 सेम बन जाएगी तो ऊपर भागफल में फिर सेम ही आ जाएगा, तो इसलिए वो भागफल रिपीट हो जाता है 0909। वो सब डिपेंड करता है शेष रिपीट होने से, क्योंकि इस प्रकार की दशमलव प्रसार में शेष रिपीट हो जाता है, तो इसलिए दशमलव प्रसार भी रिपीट हो जाता है। किसी में 0.333 हो सकता है, एक अंक हो सकता है, किसी में 2 अंक रिपीट हो सकते हैं 090909, किसी में 3 अंक रिपीट हो सकते हैं। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार को अशांतावर्ती कहते हैं। और एक बात आप और समझ रहे होंगे, जैसे अगर मैं यानी ये इस प्रकार का दशमलव प्रसार और इस प्रकार का दशमलव प्रसार में अंतर है। यहाँ पर दशमलव प्रसार खत्म हो गया, यहाँ पर दशमलव प्रसार खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ संख्याओं की ब्लॉक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो इसका नाम भी दूसरा हो गया। लेकिन अगर इसके बाईं तरफ देखें, यानी ये इसका मान है, ये इसका मान है, तो है तो ये दोनों पी अपॉन क्यू के रूप में, जहाँ अंश और हर दोनों पी और क्यू और पूर्णांक हैं और हर 0 नहीं है, यानी है तो दोनों परिमेय संख्या हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि अब इसको ऊपर समझेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, 2 प्रकार का होता है। और एक ऐसा होता है जिसमें इस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा जिसमें ये खत्म भी नहीं होगा और कोई रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मैंने उस दिन बताया था पाई है, पाई का मान 3.1456, ठीक है, 2135 ऐसे होते रहता है, ठीक है। ऐसे √3 का मान
3 दशमलव वो 1.414, ठीक है। तो 2135 ऐसे चलते रहता है, बहुत सारी वैल्यू आगे को चलती रहती है। तो ये सब √2, √3, 1.732 ऐसे ये मान कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं और आगे को रिपीट भी नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मान आगे को रिपीट भी नहीं होते हैं और ख़त्म भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं। और वो जैसे कि मैं पता है कि वो अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टेबल बना दी, अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है और परिमेय संख्याएं शांत भी है, अशांत आवर्ती और अशांतावर्ती हैं। अब जब आप इतना यहाँ पर जान ही रहे हैं दशमलव प्रसार, आप समझ गए हैं क्या शांत होता है क्या शांत होता है। तो हालांकि इसके बारे में केवल एक क्वेश्चन है प्रश्नावली में, बाकी आपने डिटेल में 10 में पढ़ना है। तो लेकिन उसको सीखने में कोई परेशानी नहीं है जब आप शांत और अशांत में फ़र्क समझ चुके हैं कि अगर ये 3/6 टाइप का हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर अगर 3/6 बार हो जाता तो उसमें क्या होता, 3/6 3/6 3/6 रिपीट होते रहता। तो वो अशांत आवर्ती, मतलब शांत का मतलब खत्म हो गया, शांत हो गया, वो टर्मिनेट कर गया। अशांत का मतलब खत्म भी नहीं, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों परिमेय हैं तो परिमेय के उदाहरण, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, अब ये निर्भर करेगा कि ये परिमेय संख्या तो है दोनों, ठीक है। ये तो खैर तीसरा वाला तो अपरिमेय का होगा, लेकिन ये पहले दो परिमेय के होंगे। ये निर्भर करेगा इन परिमेय में भी कुछ फर्क होगा परिमेय संख्याओं के स्वरूप में। तो आप देखेंगे इसके हर में क्या है, 100 है, इसके हर में 11 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये नियम ये दिखाता हूँ। ये देखिए, तो हिंट मैंने रखा है यहाँ पे कि अब आप कुछ ऐसी मैंने परिमेय संख्या यहाँ पर आपके सामने रखी हैं। तो देखिए, एक परिमेय संख्या ऐसी है 1/8, एक परिमेय संख्या है 2/25, एक परिमेय संख्या 1/20, एक है 1/3, एक में 1/6, एक 3/15। इनको आप पूरा समझ लीजिए, ये आप उससे आपको बहुत मदद मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए भी। तो 1/8 जिसको टाइप की जो परिमेय संख्या होगी उसको अगर हम उसका हर को बनाएंगे 1/2 क्योंकि 2 के बराबर है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 के बराबर है। अच्छा, ये 2/25 है, यानी इसमें क्या है, ऊपर भले ही 2 है, 2 से 25 कट नहीं रहा है। ऊपर 2 लिखने का मतलब है, यानी उसको पहले कोशिश करेंगे कि काटें, अंश से हर को काटें। 2 से 25 नहीं काट रहा तो 2 ऐसे रह गया। तो यानी नीचे हर में क्या रह गया, 25 रह गया। 25 क्या है, 5 के किसी घात के रूप में आता, चाहे 2 घात के रूप में आए या 3 घात के रूप में आए। तो यानी ये एक ऐसी परिमेय संख्या है जो यह भिन्न ऐसी है जिसके हर में केवल 2 के अभाज्य गुणखंड है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो हमने 2 की घात 3, 5 की घात 0 इसी लिखा है क्योंकि 2 की घात 3 के बराबर 1 8 तो हुई, यहीं पर भी लिया हमें। लेकिन किसी संख्या की घात 0, हमने घातांक के नियम कक्षा 8 में सीखे हैं अच्छी तरह। तो किसी की घात 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो हम को इसको 6 की घात 0 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 की घात 0 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका पीछे एक नियम होता है, हम अभी आपको बताएंगे। तो अभी आप इसको समझिए कि जिसके हर में केवल 8 लिखा है, मतलब जिसके हर में केवल क्या है, 2 के गुणखंड हैं, ठीक है। तो उसको तो हम ऐसे तोड़ेंगे, 2 की घात 3 और 5 की घात 0, और जिसकी गुणखंड में केवल 5 है तो उसको 5 की घात तो 2 होगी, 2 की घात 0, यानी उसके हर को कैसे तोड़ना है, केवल 2 और 5 के गुणखंड के रूप में तोड़ना है। और अगर वो मिल रहे हैं तो क्या है, जिसमें केवल 2 है तो 2 वाले तो गुणखंड मिल गए और 5 वाले को 0 दिखा देंगे, और 5 वाले में 5 का गुणखंड और 2 के गुणखंड को, 5 का तो गुणखंड अपने हो जाएंगे 25 और 5 गुणा 2, और 2 का गुणखंड 0 हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस भी कब शुरू करेंगे, जब पहले कुछ ऊपर कटने वाला होगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 3/15, तो 3/15 में पहले काटेंगे, 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो पहले 1/5 बना उसको, फिर उस 5 में नियम लगाया, ठीक है। अब उस 5 में क्या है, 5 की घात तो 1 है, 2 की घात 0 है, समझ गए। अब लेकिन इसके अलावा कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं, देखो जैसी 1/20 भी इन्हीं की तरह ही है। 1/20 में क्या है, 4 पंजे 20, तो 2 दूनी 4, 2 की घात 2, 2 तो 2 बार उसमें है, 5 एक बार है, ठीक है। पूरा घातांक आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सब 2 की, किसी में 2 की घात कुछ और समथिंग, 5 की घात समथिंग टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने एक लिखा है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी वाली शांत होंगी, जिनमें जब हर 2 की घात है 5 की घात n हो, यानी जिनके हर को केवल 2 और 5 के रूप में तोड़ा जा सकता है। और 2 और 5 के रूप में किसको तोड़ा जा सकता है,
जो अकेला 2 होगा तो उसको दो का उसमें 2 की घात लिख के 5 को 0 बना देंगे। जो अकेला 5 के रूप में होगा 5 की घात लिख के 2 को 0 बना देंगे। या एक 20 है, देखो 20 का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि उसमें 2 भी है 5 भी, इसमें 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, क्योंकि 2 2 बार है, 5 1 बार है। तो ये 1/8 वाला भी शांत होगा, 2/25 वाला भी शांत होगा, 1/20 वाला भी शांत होगा। और ये 3/15 ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि अगर यहाँ कटने वाला है तो पहले काटेंगे फिर नियम लगाएंगे। काटने के बाद 1/5 के बराबर आ गया। 1/5 में देखा कि 2 की घात 0, 5 की घात है, यानी ये भी 2 और 5 के रूप में आ गया। यानी इनके गुणखंड क्या है, केवल हर के गुणखंड 2 और 5 के रूप में। 2 की घात n, 2 की घात m के मतलब है। आप 2 की घात m 5 की घात n लिखा है मैंने, आप 2 की घात n 5 की घात m भी कर सकते हो। मतलब इसका अर्थ है mn से कोई मतलब नहीं है, ये mn से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके हर में केवल 2 और 5 ही गुणखंड होने चाहिए। अब लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जैसे ये 1/3 है, इसमें तो केवल 3 है नहीं। अच्छा 1/6 में क्या है, भले ही 2 है लेकिन 2 के साथ 3 भी है। तो यानी अगर कभी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणखंड हो, यानी उससे हम 2 की घात m 5 की घात n थोड़ी कह सकते हैं। अब देखिए ये तो 1/3 है, ठीक है, या 1/9 भी होता तो 3 की घात 2 होता, तो उसमें 2 और 5 तो है ही नहीं, ठीक है। तो 2 और 5 उसमें है नहीं, और तब वो क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। है तो वो भी परिमेय, वो है तो वही परिमेय, तो वो भी नहीं है। देखो P/Q साफ दिख रहा है तो सभी P/Q वाले, लेकिन ये अंतर, ये 2 और 5 वाला खेल किसके लिए है, ये परिमेय के ही 2 जो प्रकार है उनमें करने के लिए, अशांत के लिए नहीं है। अशांत वाला तो बिल्कुल वो होता है √2, √3, और एक उस टाइप का जो मैंने बताया था, जीरो संख्याओं के बीच में जीरो बड़ा बड़ा के 1.01001 उस टाइप की जो अशांत अनावर्ती होती है, जो रिपीट भी नहीं हो रही है। ये तो उनमें फर्क करने का सवाल है, जब कब खत्म होगा कब नहीं होगा। जैसे इसमें खत्म हो रहा है, इसमें खत्म नहीं हो रहा है, तो इसमें खत्म हो रहा है तो इसका मतलब इसके हर में क्या होते हैं, इसके हर का अगर गुणखंड करेंगे वो 2 और 5 के रूप में होगा। देखो अब देखिए यहाँ 36/100 है ना, हाँ तो 36/100, लेकिन यहाँ पर देखो 36 और 100 पहले कटता है, 2 से कटता है, पहले इसको काट लो। यहाँ पर निकाल तो ज़्यादा से कहाँ से कटा, 4 से कट सकता है ज़्यादा। तो 4 9 36, 4 25 चौको 100, अब उसे छोड़ा नहीं कर सकते, यानी पहले इसको 9/25 बना लेंगे। तो 9/25 बन गया, 36/100, और 9/25 से बन गया तो देखो हर में केवल 25 रह गया इसके, तो 25 रह गया, तो इसका मतलब क्या है, वो उसमें 2 बार 5 है, 5 25, तो उसको ऐसा समझ लो कि 5 गुणा 2, 5 की घात तो 2 हो गया, 2 की घात 0 है कि नहीं है। यानी हमने सिद्ध कर दे नहीं करते कि 36/100 2 और 5, उसमें 2 और 5 के गुणखंड है, कोई एक्स्ट्रा गुणखंड नहीं है। तो इसलिए तो ये नियम बनाया कि अगर उसके हर में 2 की घात 5, 5 की घात है ना, तो वो शांत होता है। तो ऐसे चेक करने का भी है, ऐसे भी आप देख सकते हो कि इनका शांत आएगा। अभी एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, जैसे जैसे यहाँ पर अकेला 3 है, तो अकेला 3 वाला तो अशांत तो होगा ही, लेकिन अगर इसके साथ 2 और 5 भी होते, यानी 2 पंजे 10 3 30, किसी के नीचे 30 वाला सवाल होता, तो वो भी अशांत हो जाता है। क्योंकि भले 2 5 होने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 3 एक भी एक्स्ट्रा हो गया फालतू तो गलत हो गया। ये 6 वाला एग्जाम्पल नहीं है, अगर ये अकेला 2 होता, जैसे मैंने बोला 8 के रूप में है, अकेला 2 था ना, चाहे 2 3 बार हो चाहे 2 1 बार हो, है ना। जैसे 5 1 बार हो या 5 2 बार हो, वो तो शांति होगा, क्योंकि उसमें 5 के अलावा कोई है ही नहीं। या तो 2 वाले अकेले हों, मतलब अकेले का मतलब 2 के गुणखंड हो, मतलब वही 2 1 बार हो या 2 2 बार हो, 2 3 बार हो, अकेले बार हो, मतलब केवल 2 के ही गुणखंड हो, या केवल 5 के ही गुणखंड हो, या केवल 2 और 5 के ही गुणखंड हो, तब चलेगा। लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा को नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर ये 2 अकेला होता तब ये शांत हो जाता, लेकिन इसके साथ 3 एक्स्ट्रा आ गया, तब 2 3 लाके 6, तो ये अशांत हो जाएगा। ऐसी मतलब 2 और 5 दोनों हो जाते, जब तक 2 और 5 ही थे, जब तक यानी जब तक 1/10 ही होता, 2 और 5 से 1/10 होता तो ये शांत रहता। लेकिन जैसे ही उसमें 1 3 और मिल जाएगा वो अशांत हो जाएगा। तो यानी हर में 2 और 5 के अलावा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर और वो जैसे अकेला ही है, जैसे यहाँ पर 11 है, 11 तो 2 और 5 भी नहीं है इसमें, ये 11 2 और 5 के साथ भी होता तब भी अशांत हो कर देता है इसको। ये मैं जैसे बताया कि 2 और 5 के साथ अगर ये 3 मिल गया तो तब भी अशांत है। और अगर 3 अकेला ही हो, जैसे यहाँ 11 अकेला है तो अशांत होना ही है, समझ गए। तो 2 और 5 क्या है, अगर अंश में हर में 2 और 5 गुणखंड हैं तो अशांत होता है, नहीं शांत होता है, अदरवाइज वो अशांत आवर्ती होता है। तो इसलिए 1/11 वाला देखो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये यहाँ 13 वाला भी, और इसमें पहले नियम करेंगे कभी, जैसे अभी ये देखिए
नहीं तो वैसे ये 15 में अगर देखूँ, मैंने काटने वाला नियम यहाँ भी लगता है। 15 में अगर देखेंगे तो 3 पंजे 15 है ना, 3 भी है। कोई कहेगा कि ये 3 की वजह से अशांत आवर्ती हो जाएगा, लेकिन वो 3 पहले 3 से कट गया ना। वो काटने का फायदा देखो ये है, वो 3 भले ही इसमें लग रहा है कि 15 में नीचे 3 है, लेकिन वो 3 ऊपर वाले से कट गया। इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस तब लगाएंगे जब काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया तो इसकी वैल्यू फाइनल 1/5 के बराबर रह गई है। ठीक है, हमने परसों बताया भी था उस दिन परिमेय संख्याओं के द्वितीयता में कि परिमेय संख्या को उसको न्यूनतम रूप में बदलेंगे तब जाके उस पर ऑपरेट हम करेंगे। तो 1/5 के बराबर है वो वैल्यू, तो 1/5 के बराबर उसकी वैल्यू हो गई है। तो वो देखा जाए तो 2 और 5 के ही रूप में, उसमें एक्स्ट्रा कोई गुणखंड नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जितने भी ये 11 वाला 13 वाला ये सब अशांत आवर्ती हैं, ये 11 वाला भी। ठीक है, और बाद में ये 0.1818 जो आ रहा है वो तो हम भाग देख के चेक कर रहे हैं यहाँ पर, उससे भी प्रूव हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो आपको जब इतना यहाँ पर तो आपने भाग दे के निकालना है, भाग दे के खत्म हो रहा है तो शांत लिख देना है, भाग दे के रिपीट हो रहा है तो अशांत आवर्ती लिख देना है। लेकिन ये चीज़ मैंने साथ साथ आपको ये भी बता दी कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, करना आपने यहाँ पर ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि आप ये तो आपने बता दिया कि बिना भाग दिए, लेकिन ये तो आपको भाग दे के निकालना ही पड़ेगा। ये सवाल का उत्तर भाग दे के ही निकलना है, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और ये चीज़ वैसे ज़्यादा 10 में है, यहाँ पर 9th क्लास में केवल 6ठा प्रश्न है एक उस पर है। लेकिन मैंने कहा आगे आपको इसमें जब अभी से पढ़ के जाओगे तो आगे इसमें हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ रिलेटेड ही है। इतना तो आपने सीख ही लिया है, और सीखना इतना तो आपने सीखना ही है कि परिमेय संख्या का शांत अशांत आवर्ती होता है। तो जब इतना सीखने में क्या है कि जब अब है तो ये दोनों ही परिमेय, लेकिन कौन सी, देखो ये दोनों, ये भी P/Q है, ये भी P/Q है, तो कौन सा वाला परिमेय होगा जिसके हर में केवल 2 और 5 के गुणखंड हों। और 2 5 कैसे हो सकते हैं, अकेला 2 के रूप में होंगे, अकेले 5 के रूप में होंगे, या 2 और 5 दोनों के रूप में होंगे। ये 3 के वो हो गए ना, 2 और 5 का मतलब ये हो गया। और अशांत आवर्ती का मतलब अगर 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा हो जाए, चाहे वो अकेले के साथ हो या 2 और फिर वो 2 और 5 भी के साथ भी हो, तो फिर भी गलती हो जाएगा वो। जैसे मैंने बोला 30 में तो 2 गुणा 5 गुणा 3 होता है, वो तीनों एक्स्ट्रा होने से गलत हो गया। तो इस हिसाब से 11 13 जो अकेले हैं, ऐसे क्लियर अंडरस्टूड है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखो लास्ट वाला 329/400 में, तो उसमें आप देखेंगे, देखो 100 में तो क्या इसमें ऊपर कटता तो नहीं, काटने को ही पहले करेंगे, कटता नहीं है। तो 100 के गुणखंड 4 25 चुको 100, तो 4 में क्या है 2 ही 2 है, 5 25 वाले में 5 ही 5 है, और इस वाले 4 में 2 ही 2 है। यानी सब मिला मिलू के उसमें 2, और आप देखेंगे 2 की घात कितनी निकलेंगी, 4 में 2 की घात 2 होगी, इस 4 में 2 की घात 2, यानी 2 की घात तो 4 निकल गई, और 5 की घात 2 निकल गई, है नहीं। यानी इसमें भी 2 और 5 ही है केवल पूरे उसमें, तो यानी ये भी शांत होगा। देखो लास्ट में यह शांत निकला, लेकिन यहाँ पर निकला कैसे। अब देखो जैसे यहाँ 8 का भागा दिया, 13 का दिया, 11 का दिया, ऐसे 400 वाले का भी दे सकते हैं। वही ये 7 वाले नियम है, 400 का भागा 329 में कह देंगे 329.0000 करके दे सकते हैं। चाहे ऐसे करके करो, या एक 100 वाले को मैंने जैसे बोला था ऐसे भी तोड़ सकते हैं वहाँ 100, क्योंकि आसान बैठता ना। तो 4 गुणा 100 कर दिया, तो उसमें क्या हुआ फिर पहले ये अब 4 गुणा 100 का मतलब है चाहे इससे पहले काट लो या इससे पहले काट लो। तो 100 से जब आप इसको भाग दोगे तो ये दोस्तान बाईं ओर हो जाए, नहीं आप पहले ऐसा कर लो, इसको भाग दे दिया हमने। ठीक है, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, इसको भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले बड़ी संख्या से कटना आसान रहेगा, तो 4 से पहले इसको भाग दे दिया, 4 8 32। ठीक है, 9 आ गया तो 4 दूनी 8, फिर 1 में इसके बाद शून्य उतर, 1 में फिर भाग नहीं जाता है, नहीं 1 के बाद यहाँ शून्य उतरेगा ना, क्योंकि इसको 0.000 नहीं करेंगे। 329 ये समझ लीजिए कि हमने 4 का भाग 29 में देना है, तो 329.000 समझ लीजिए। तो 4 8 32, 4 दूनी 8, 1। ठीक है, तो दशमलव तो ऊपर लग जाता है, 0 नीचे उतर जाएगा, तो 4 दूनी 8 अपने 20। तो यानी ये इसका करके ये बना, और 100 भी रह गया है। अब ये 100 का फिर ये 100 दोस्तान बाएं ओर ले जाएगा, तो 0.8225, और ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 बार। तो वास्तव में लंबी भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार
क्या है, ठीक है। यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। तो इसमें हमको ये दे रखा है कि इसका दशमलव प्रसार हमें 1/7 का दशमलव प्रसार हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो इससे हमें 2/7 3/7 का निकालना है, ठीक है। और इसमें देखिए आप संकेत भी दे रखा है, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को कई लोग बहुत गलत तरीके से भी करते हैं, है ना। इसको कई लोग क्या करते हैं, 1/7 का मान अगर ये दिया है तो 2/7 का मान 2 गुना ये, ठीक है। तो 2 को इससे गुणा कर देते हैं, 3/7 का मान 3 से गुणा कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, ये बहुत गलत तरीका है। अगर कहीं आपको ऐसा कराभाई मिले उसको ऐसा न करना, ठीक है। ये प्रश्न ही बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि 2/7 3/7 का मान निकालते समय आप लॉन्ग डिवीजन का यूज मत करें, मतलब लंबी भाग का विधि का प्रयोग मत करें। लेकिन जो 1/7 को तो आपने जो ये 0.14 वाला जो निकला है, ये भाग करके जो निकला है, ये करके निकला है, उसमें थोड़ी मना है कि आप भाग मत करें। तो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे कि तभी तो शेषफल को ऑब्जर्व करेंगे। हिंट में देखिए, उसके शेषफल को आपने स्टडी करना है, और शेषफल को स्टडी करके आपने बाकी 2/7 और 3/7 में भाग नहीं देना है, उसमें बिना लंबी विभाजन के, ठीक है। तो वो लोग ऐसा समझते हैं, हो सकता है कि 2/7 या 3/7 वगैरह में भाग नहीं देना, तो किसी में भाग नहीं देना है, एक भाग आपको देना है इसमें 1/7 वाले में, तभी तो शेषफल का अध्ययन करेंगे आप। लेकिन जो 2/7 और 6/7 जिनका मान आपने निकालना है, उसमें भाग नहीं देना है। अब कैसे शेषफल का अध्ययन आपने करेंगे आप, तो ये प्रश्न ऐसा है, आप 1/7 का मान एक तो हमें दे भी रखा है 0.142857, तो ये कैसे आया उसको यहाँ देखेंगे, ठीक है बच्चों। और हाँ, एक चीज़ और थी, मैं यहाँ पे कहना भूल गया। तो जैसे जिसमें ये 0.09, हाँ यहाँ पे हमने बोला था ना, जैसे 0.09 के बाद वही अंक दोबारा रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि शेषफल उसमें रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद उसका भागफल भी रिपीट होगा। तो 0.9 के बाद फिर 0.9 है, तो इतना 0.9 ही रिपीट हो रहा ना, 0.9 की रिपीटेशन, तो 0.9 वाले के हिस्से के ऊपर डबल बार लगा देंगे, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0.9 के बराबर है। तो यहाँ भी ये चेक करते हैं कि जैसे 2 के बाद तीसरा वाला 0 फिर वही पहले वाली बात बराबर आ गया, तो इसका मतलब इतना रिपीट हो रहा है। तो देखिए, जब अब 7 में अगर भाग दिया होगा हमने, तो पहला 1 के बाद देखो, फिर यहाँ इसके बाद फिर यहाँ पर वहाँ पर 1 आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये 1 आना शुरू हो गया है। तो इसके बाद अगला 4 होता, फिर 2 होता, तो ये रिपीट कहाँ से कहाँ तक का हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिपीट हो रहा है ना, 1 से लेकर 7 तक का रिपीट तो हो रहा है। तभी तो जब अगली बार फिर 1 चढ़ गया उसके पीछे, यानी जैसे 0.9 को बाद में 0.9 बार कर दिया, तो हम इसको आगे को पूरा सॉल्व करते तो 0.142857 फिर 4285 करके आता रहता ना। आप चेक करके देख लीजिए, लास्ट में अभी हमने छोड़ा है यहाँ पर, ये 7 करके छोड़ा है ना, 7 के 7, तो 3 के बाद फिर हम 0 उतारते तो 7 चौको 28 नहीं होता, ये 1 के बाद 4 नहीं होता, ठीक है। फिर वो 30 में से 28 घटता 2, तो 2 और 0 में फिर 7 दूनी 14 नहीं होता ये, यानी 4 के बाद फिर 2 नहीं आ रहा वहाँ, 142। तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक हमने दिखा दिया, एक वहाँ 1 है, एक यहाँ पर 1 दिखा दिया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये 2 दिखाने का मतलब यह है कि नहीं ये 1 दिखाने का मतलब यह है कि वो ब्लॉक पूरा अब रिपीट, 1 से लेकर 7 तक का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, जब हमने 2/7 निकालना है या 3/7 निकालना है, तो ये समझ लीजिए कि हमको अब 7 का भाग कभी 2 में देना पड़ेगा, एक में देगा तो ये निकल रहा है, 1 से लेकर 7 तक का बार निकल रहा है, समझ लीजिए ये। अब इसको बार बोलते ना, जैसे मैंने बोला 0.142857 बार। तो अगर मेरे को 2/7 3/7 4/7 का मान निकालना है, तो इसका मतलब अगर वो 2 3 4 5 6 7 इसके अगर शेषफल में मिलते हैं, है ना, तो उस शेषफल के टाइम पर ऊपर कौन सा वो आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये 2 आ रहा है, यहाँ पर ये शेषफल 2 आ रहा है, तो ये 2 वाले के टाइम पर जब हमने भाग दिया होगा 2 को, 7 दूनी 14, तो जो ये 2 वाले का जो भागफल आया होगा, तो 2 वाला यहाँ पर 2 तो ये बीच में आ रहा है शेषफल,
तो इसलिए इसका यहाँ पर बीच में आ रहा है भागफल। और ये 2 का नंबर भी देख लो आप, कौन से नंबर पे है। ये तो 700, ये तो पहला वाला है, मतलब ये तो दशमलव के इधर वाला पूर्णांक भाग के लिए है। ये दशमलव का पहला वाला भाग, ये 1 है, देखो ये तो ये पहला वाला 1, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, है ना। तो पहला वाला 1 मतलब पहला वाला शेषफल, दूसरा शेषफल, तीसरा शेषफल। तो इसके पहला शेषफल 1 के लिए देखो 7 1 जा 7 आया। दूसरे वाले शेषफल 3 के लिए 7 चौक 28 आया। तो तीसरे वाले 2 के लिए तीसरा वाला ये आया। कहने का मतलब है जब शेषफल 2 होता है तो उसमें भागफल कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। तो कहने का मतलब है अगर हम 2/7 से शुरू करेंगे तो वो 2 से शुरू नहीं होगा, तो यानी वो 7 दूनी 14 होगा। फिर उसमें भी बीच में 14 घटा के 6 आएंगे तो 7 8 56 होगा। यानी अगर 1/7 बराबर इतना है तो 2/7 बराबर क्या होगा, 2 जिस नंबर क्रम पे आ रहा है जी, मतलब 2/7 उस 2/7 इस 1/7 में जहाँ पर 2 आ रहा है उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2/7 का मतलब हमने 7 का भाग 2 में देना है। तो 7 का भाग करना 2 में दे, बीच में दें या शुरू में ही दे दें 2/7 होगा, प्रोसेस तो वही होगी ना। जैसे जब और उस 2 के बाद यहाँ 8 जा रहा है, क्योंकि भागफल में 2 के बाद 8 आ रहा है, तो उसमें शुरू में 2 के बाद 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यानी उसका 2/7 का जो दशमलव प्रसार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ ले उसको, ठीक है। उसका प्रसार 2 से शुरू होगा, फिर 8 से होगा, फिर 8 2 होगा, फिर 2 से शुरू होकर फिर 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 1 होगा लास्ट में। फिर इसके बाद क्या होगा क्रम, यानी अब वो यहाँ से चल रहा था, वो 2 से चल रहा है, 2 8 5 7 1, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा, नहीं यानी ये एक तो हमने उसके लिए दिखा रखा ना, सॉरी इसमें देखो आप, इसमें मत दो, हाँ ये तो हमने 1 रिपीट हो रहा है करके दिखा रखा ना, इसमें रिपीट तो यहाँ तक हो रहा है। हाँ तो 2 से शुरू होगा, 2 8 5 7 1 4 ऐसे रिपीट होगा, क्योंकि 2 के बाद फिर 5 8 का है तो वही संख्या उतनी आएंगी, मतलब ब्लॉक तो उतनी रिपीट होंगे, लेकिन वो 2 से शुरू हो रहा है तो उसके बाद फिर अगला नंबर 8 वाले का आएगा, फिर 5 वाले का आएगा, फिर 7 वाले का आएगा, ऐसे 1 वाले का आएगा, फिर 4 तक आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे अगर किसी को 3/7 का मान निकालना है तो 3 वाले के स्टार्टिंग में कौन सा आएगा, यहाँ मिला लो, जिसके हर में शेषफल में 3 कहाँ पर आ रहा है, पहले नंबर दूसरे नंबर, ये मैंने कहा ना पहले नंबर का ये डंडे इसके नीचे देखो, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो पहले नंबर में 1, दूसरे नंबर में 4। तो जब शेषफल 3 होता है, यानी ये 7 का भाग 3 वाले में देते हैं, 3/7 में तो ये करना पड़ेगा, 7 का भाग 3 में दे के 30 बनाना पड़ेगा। तो 7 का भागा जब 3 वाले में दे रहे हैं तो शेषफल कौन से नंबर पर, शेषफल क्या आ रहा है, 4 वाला आ रहा, नहीं आ रहा है, पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, उस शेषफल का भागफल देखेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ जब शेषफल रिपीट होता है इसीलिए भागफल भी रिपीट होता है। तो 3 वाले में भाग देने से 4 वाला भागफल निकल रहा है। तो कहने का मतलब है जो 3/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो 4 से शुरू होगा। तो जीरो पॉइंट तो होगा ही, 42857 मतलब इसमें नहीं, मतलब मैंने कहा ना इसमें देखो करके, वो तो भाग देके हम इसमें देख रहे हैं कि 42887 के बाद फिर वही चीज़ आएगी ना 1, तो 0.44 से, मतलब कहने का मतलब 4 से, ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि 4 से शुरू होगा, ये चेक करने के लिए बस। बाकी इसमें देखो 42857 ठीक है। यहाँ तो हमने 2 बार 1 इसलिए लिखा है ना, यहाँ कंफ्यूजन वो तो एक ही बार 1 होगा ना, दूसरी बार 1, यहाँ 2 बार 1 इसलिए लिखा है कि ताकि रिपीट हो। तो यानी इसलिए हमने देखो ये इसका 3/7 का 42857, तो उसका 2/7 क्या बताया था हमने, वो 2 से शुरू होता, 2857114। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप 4/7 5/7 खुद निकाल सकते हैं आप। तो 4/7 का अगर निकालना है तो 4 यहाँ देख लीजिए, 4 कौन से नंबर पे आ रहा है शेषफल में, 4 आ रहा है इस नंबर पे, देखो पहला दूसरा, ये लाइन के नीचे देखो ना, लाइन के नीचे पहला दूसरा, भाई ये तो है कि 3 भाग दिया, तीसरा चौथा पांचवा, तो 4 5वें नंबर पर आ रहा है। यहाँ देखो 5वें नंबर पर भागफल क्या है, 1 2 3 4 5, ये पहले नंबर पर 1 था तो 1 बार गया ना, दूसरे नंबर पर 3 था तो 4 बार गया ना, ये तभी तो वो कौन से नंबर पर है, पाँचवें नंबर पर है ना, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर अगर 4 है तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 5 है। तो यानी ये शुरुआत कहाँ से होगी, 5 7 1, ठीक है ना। इसमें देखो ये, हाँ तो बस यहाँ देखो क्या था, 5 से शुरू बोला था ना मैंने, तो इसमें देखो
5 7 1 4 2, क्योंकि ये इसी से तो बना है। तो 5 7 1 4 2 8, ये तो 5 7 1 4 2 8, यानी ये सब 1/7 इसी से निकल जाएंगे परमुटेशन। तो सिमिलरली आप यहाँ देखिए 6/7 वाला का क्या होगा, वो 8 से शुरू होगा। क्यों, 6 कौन से नंबर पे है, यहाँ 6 कौन से नंबर पे है, ये पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर 6 है ना। यहाँ चौथे नंबर पे क्या है, देखो ये आप इसी में देख लो, है ना। ये 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 8 है ना, ये या इसी में चौथे नंबर पर 8 देख लो। बाद में 8 यहाँ से शुरू कर लो कि 8 का परम्यूटेशन क्या होगा, परम्यूटेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। 8 से ये एक तरह क्रम हो रहा है, अभी समझाऊंगा मैं इसको, पहले मैंने जो लिखा है, ठीक है। तो ये 8 से शुरू होके 8 5 7 1 4 2, बस उससे आगे को बढ़ते जाना है आपने। ये अब सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, अगर आप 2/7 निकालना है तो 2 देख लीजिए, 2 का शेषफल कौन से नंबर पर आ रहा है, तो उस नंबर के भागफल से शुरू करिए, ठीक है। 4/7 निकालना है तो 4 कौन भागफल, 4 का शेषफल कौन से नंबर पर आ रहा है, इधर 4 कौन से नंबर पर आ रहा है, तो उस भागफल से शुरू होकर आगे को जाएगा। और परम्यूटेशन यही रहेगा, यानी यही 6 अंक रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा था शेषफल को आप नजर रखिए, और इस प्रकार, क्योंकि वो यही अंक ले रहा है और एक विशेष प्रकार के उसमें विशेष प्रकार के ये विशेष क्रम को, विशेष प्रकार के अरेंजमेंट को ले रहा है, ये विशेष प्रकार के क्रम को ले रहा है। तो इस प्रकार को सवाल को हम कैसे लिखेंगे, चूंकि 2/7 से 6/7 तक की प्रत्येक भिन्न ऑब्लिक परिमेय संख्या के अंश उपयुक्त भाग में किसी न किसी चरण में प्राप्त शेषफल हैं, ठीक है। इसलिए इनके 2/7 से 6/7 यानी दशमलव प्रसार भी 1 4 2 8 5 7 के क्रमचय होकर, अशांत क्रमचय परम्यूटेशन कहते हैं। मतलब एक क्रम क्या हो गया, मतलब उन्हीं संख्याओं को एक विशेष क्रम में रखना, ठीक है। एक विशेष क्रम है ना, क्योंकि शेषफल पर भाग पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे जब कहीं पर जब 2 शेष बच रहा है तो उस 2 को 0 बना के जो भागफल आएगा, तो वो अगर 2 बीच में आ रहा है तो अगर 2/7 करेंगे तो 2 शुरू में लेना पड़ेगा। तो यानी उसी 2 वाले का जो भागफल होगा वहीं से तो उसका शुरुआत होगी ना। तो ये है इसका, ठीक है। तो यह भी संबंधी की बात है, आपको सीधे आप करंट कर सकते हैं। अगर 1/7 आपको पता लग गया तो आपने सब ये 1.42 इसी से निकालना है, यानी 1/7 से आपने 6/7 के मान कैसे निकालना है, बस आपने एक भागा में यहाँ मिलाओगे कि उस नंबर पे भागफल किससे शुरू हो रहा है, तो इसमें आप वहाँ से शुरू कर लोगे, 8571 कर लोगे। किसी में 2 से शुरू करोगे 28571, किसी में वैसे करोगे, ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे को बढ़ते जाएगा। आगे को एक बार यहाँ पूरा हो जाएगा, फिर आगे से नंबर लग जाएगा। जैसे यहाँ 57 पूरा हो गया तो फिर 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए इनके दशमलव प्रसार इनके क्रमचय होकर अशांत आवर्ती होंगे, और अशांत आवर्ती होगा ही, क्योंकि जब ये अशांत आवर्ती है, विषांत आवर्ती है, और एक क्रमचय है, यानी उन्हीं संख्याओं को ले रहा है। इसलिए ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। तो ये इनका उत्तर इस तरह से लिखना है, न कि उसको खाली गुणा करके लिखना है, 2/7 बराबर 2 गुणा ये 3 गुणा ये, ठीक है। आज थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि इसमें क्या है, पहला विकल्प दिख रहा है 0.6 बार, दूसरा दिख रहा है 0.47 के ऊपर बार, तीसरा दिख रहा है 0.001 तीनों के ऊपर बार, ठीक है। ये तीनों बार वाले हैं, तो इसका मतलब अशांत आवर्ती वाले हैं। और बार का मतलब वही होता है कि जैसे 0.6 बार का मतलब 0.6666, तो इस प्रकार की संख्या होगी। और हैं सभी परिमेय, बताओ ना, जब है तो अशांत आवर्ती लेकिन होती ही सभी परिमेय, और परिमेय है तो सीधी सी बात है P/Q के रूप में होंगी, है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि परिमेय का ये अशांत आवर्ती वाला ये वाला स्वरूप है ये। तो इन्हीं को तो बार बार दिखाते हैं, चाहे इनको 09 बार इन्हीं का तो निकलता है, ठीक है, इनका निकलता है, तो होंगी तो वो परिमेय P/Q के टाइम में। तो अभी तो हम कहते थे कि अगर ऐसी वाली परिमेय है तो इनको ऐसे बार के रूप में बदलो, अब बार वाली संख्याओं को ऐसे भिन्न के रूप में बदलो, ये उल्टा सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बदला जाता है, अब बार भी कई प्रकार से हो सकता है, 1-2 बातें निर्भर होंगी इसमें,
एक तो दशमलव हिस्से में दशमलव के भाग, दशमलव भाग में या दशमलव हिस्से में अंकों की संख्या होगी। जैसे 0.6 है, 6 बार है, तो एक ही अंक भी है, उसी के ऊपर बार भी है। लेकिन 0.47 बार में क्या है, दशमलव के 2 अंक हैं, लेकिन और बार क्या है, केवल एक 7 के ऊपर है। तो उसमें संभावना क्या क्या हो सकती थी, एक दूसरी संभावना हो सकती थी कि 0.47 पूरे के ऊपर बार होता। ऐसी तीसरा वाला है 0.001 बार, तो उसमें संभावना क्या हो सकती थी, ये 0.001 बार में क्या हो सकती है, या तो पहले वाला जीरो के बाद लास्ट के दो अंक हैं 0-1, तो उनके ऊपर बार हो सकता था, या खाली लास्ट के 1 के ऊपर बार हो सकता था। लेकिन इसमें तीनों के ऊपर बार है, यानी अलग अलग संभावना हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, एक में 1 अंक की संख्या, इसमें 2 अंक की, इसमें 3 अंक की संख्या। तो इनके लिए सबसे पहले आप क्या समझ लीजिए, दशमलव के बाद जितने अंक वाली संख्या, दशमलव के बाद जितने दशमलव अंक वाली संख्या होगी, दशमलव के जितने स्थान वाली संख्या होगी, तो उतने उसके हिसाब से उस संख्या में गुणा करा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या माना जाएगा, सबसे पहले जिस संख्या का मान P/Q निकालना है, इनको x मान लेंगे, माना x बराबर ये, तो इसलिए x बराबर, क्योंकि जो वैल्यू उसकी क्या है 0.6666 है, तो ऐसा 3-4 अंक होता है, हम कितनी बार 4-5 लिख सकते हैं, ये लिख देंगे। तो इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। उसके बाद जब x बराबर, ये समझ लीजिए, अब आपने इसमें और इसमें देखना है हमेशा, यहाँ भी x बराबर ये है, तो x को दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x बन गया, और इसे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव अंक को जैसे में भाग देने पे बाईं ओर जाता है, और गुणा करने पे दाहिनी ओर जाता है। और 10 से क्या जाएगा, एक स्थान, 10 से भाग में एक स्थान बाएं होता है, और गुणा में एक स्थान दाएं होता है, तो एक स्थान दाएं ओर जाएगा। तो 6.66, अब ये मत समझना कि 6, ये अभी ये 0.66 था, अभी 6 पॉइंट के, अभी तो यहाँ 4 थी, अब एक दशमलव से 10 से गुणा करा तो अब 6.666 हो गई। तो वो आप चाहो तो उसको फिर 6.1, तो ये दशमलव इधर खिसक गया तो 6 इधर चले गया, लेकिन अब आप चाहो तो इधर एक 6 और बना सकते हो, 6 क्योंकि इसके पीछे तो कितने 6 हैं। तो यानी हम चाहें तो जैसे पहले भी 0.666 था, और गुणा करके भले 6 तो वहाँ जाएगा, लेकिन पीछे 3 ही 6 नहीं है, पीछे भी हम फिर भी 4 ही रख सकते हैं, क्योंकि वो समझ लीजिए कि उसके पीछे 6 कितने हैं, 6, मतलब केवल पूर्णांक में अंतर है ना। दशमलव भाग में तो 6.666 भी उतना ही बराबर है जितना 6.66666 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो 6 तो आ ही रहा है ना, तो इसलिए उसको ऐसा करा जाएगा। ठीक है, बहरहाल हमने यहाँ पर 6.666 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 6.666 लिखता है, 6.666 मतलब भाई 6 रिपीट हो रहा है ना, 6 रिपीट हो रहा है, तो उसको 2 बार लिखूँ मैं, 6 बार 6 लिखूँ, 3 बार लिखूँ, 4 बार लिखूँ, है ना। ये तो क्लियर है कि 6, ये वाला 6 यहाँ चले जाएगा, तो 6.666, तो x बराबर इतना है, तो 10x बराबर ये हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करा जाएगा, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाया जाएगा। हमने पहले छोटे कक्षाओं में पढ़ा है, छोटे समीकरण, किसी समीकरण को दूसरे समीकरण घटाते हैं, तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष से घटेगा, दाएं पक्ष में दायां पक्ष से घटेगा। तो 10x में से x घटा, 10x में से x घटा, और इधर क्या घटा, 6.66 में 0.666 घटा। तो आप देखेंगे तो इस साइड तो 10x में से 9x बचा, और उधर देखिए, उधर 0.666 इसका भी था, 6 वाले का, और इसका भी था ये। तो यही कोशिश हमें करनी है कि राइट हैंड साइड उसका दशमलव भाग जो है ना उसका, वो शून्य हो जाए। वो तब कैसे होगा, 0.66666। अब मैंने जैसे बोला, अगर मैंने 4 बार भी लिखा होता, लेकिन इसको देखो, पहला अंक देखो, ये 0.6, तो ये भी 0.6 वाला है, 0.6, यानी अगर इस पूरे में से इस पूरे को घटाएंगे तो ये दशमलव भाग को पूरा घटा देगा, 0 हो जाएगा, और पूर्णांक भाग 0 उसको घटाएगा, तो 6 में से 0 घटा के 6, तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9 काट के 2/3। तो और x से क्या चीज़ थी हमारी, 0.6 बार, तो इसलिए 0.6 बार बराबर 2/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में आपने क्या नोट किया, इसमें आपने देखा हमने x तो माना, लेकिन उसके बाद गुणा कहाँ तक किया, उसको 10x तक गुणा किया, और 10x करके जो समीकरण बनी उससे उसको माइनस कर दिया पहले वाले समीकरण को। ठीक है,
और क्यों क्या है इस सवाल को हमने 10 से की गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक स्थान है, बार से मतलब नहीं है इसमें। अब देखना, अभी मैं अगला सवाल बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है 0.47 बार। अब मैं आपको बच्चों बताऊँ, मैं जैसे मैंने बोला क्वेश्चन तो इसमें एक दूसरा भी हो सकता था, मैंने अभी आपके लिए होमवर्क रखा है, इसमें आप होमवर्क जैसे अगर मैं ये एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ 47 बार, मैं अभी आपको अपनी तरफ से दूंगा 47 पूरी दोनों 2 अंक की संख्या दूंगा, लेकिन बार दोनों में होगा। और जैसे मैंने इसमें कहा बार इस तीनों में है, कभी इन दोनों में बार हो सकता है, कभी लास्ट में बार हो सकता है। तो उन सवालों में क्या कैसे करना है बच्चों, भले उन सवाल का उत्तर भी अलग ही होगा, जब प्रश्न अलग है तो उत्तर अलग हो जाएगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं। 47 में 7 के ऊपर बार या पूरे के ऊपर बार अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक बात सेम रहेगी, अगर दशमलव के 2 अंक सेम है, दशमलव के 2 ही स्थान तक सवाल है ना भाई, बार तो अलग, बार होना तो अलग चीज़ है, लेकिन दशमलव के 2 अंक स्थान है तो इसका मतलब उसको हमने 100 तक ही ले जाना है। जैसे यहाँ दशमलव के 1 स्थान तक बार था ना, तो उसको हम 10 तक ले गए, एक्स तो बनाया, एक्स के बाद 10 तक ले गए। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो ये 0.47 बार है, यानी 2 अंक हैं, तो पहले इसको जो उत्तर निकालना जिसे उस जैसे वहाँ उसे तो एक्स मानेंगे, फिर एक बार 10 एक्स का मान निकालेंगे, बार 100 एक्स का मान निकालेंगे। ऐसा बच्चों इसलिए करते हैं, ये जैसे हम 100 एक्स से हम कर लेंगे, उसके बाद हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से वाले राइट हैंड दशमलव भाग एक समान हो रहे हैं। देखेंगे आप इसमें जब 3 समीकरण बनेंगी तो तीनों में से कोई तीसरे वाले का तो दशमलव भाग अलग होगा, लेकिन कोई 2 का सेम होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर तो 2 ही समीकरण थी, तो यहाँ पर तो सबसे आसान है, 2 समीकरण थी तो दायां दशमलव भाग भी एक ही समान थे तो घट गए। लेकिन यहाँ पर जब 3 समीकरण बन गई हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से वाले समीकरणों का दशमलव भाग समान है, ताकि उनसे 0 आ जाए। मतलब लास्ट काम जैसे पूर्णांक भाग से पूर्णांक भाग ही घटेगा, जैसे 6 में से 0 घटा तो वहाँ भी पूर्णांक से पूर्णांक घटेगा। तो आप दिखाता हूँ मैं आपको, x बराबर 0.47 बार माना, तो पहले उसकी वैल्यू को जरा एक्सपेंड करके लिख दिया, बढ़ा के लिख दिया, तो 0.477777 के बराबर है ना। तो अगर 10x से करेंगे तो दशमलव स्थान ज्वाइन हो गया, तो 4.777 देखो ये यहाँ चलेगा तो 0.77, और 100x से करेंगे तो फिर अब x से 10 कैसे बना, इसमें एक स्थान दाएं, और 10 से 100 के लिए x को मत देखो, 100 के लिए 10 ही को देख लो, तो 10 में एक दाहिनी हो चले गया, तो ये इधर चले गया, तो 47 बन गया 0.77। अब देखिए इस x वाले में अब एक x वाली चीज़ मिल गई हमें, एक 10x वाली मिल गई, 100x वाली, वहाँ तो केवल x और 10x वाले में ही दाहिनी तरफ वाले सेम आ गए थे ना, ये x के दाहिनी तरफ ये दशमलव वाला सेम आ गया और 10x का दाहिनी तरफ दशमलव भाग सेम आ गया। लेकिन यहाँ देखिए x के दशमलव भाग में 47 से शुरू है, और 10x के दशमलव भाग में 77 है, 100x के इसमें 77 है, तो आपको साफ दिख रहा होगा किसके दशमलव भाग समान है, दूसरे और तीसरे के। इसलिए यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 2, वहाँ क्या था 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसके साथ समीकरण एडजस्ट बनती है। अभी आप देखेंगे तीसरा वाला में देखेंगे 4 माइनस 1 चल रहा है ये, तो लॉजिक इसका यही है कि पहला लॉजिक यह है जितने अंक की संख्या है, जैसे इसमें 3 अंक की संख्या है तो 1000 तक जाएगा, और 1000 तक गुणा करने के बाद भी ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि किस में से किसको घटाना है, बस 1000 तक आप गुणा करो, उसके बाद सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो कि किसके दशमलव भाग समान हो रहे हैं। वहाँ आप देखोगे, देखो वहाँ पर समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 के दशमलव भाग समान हो रहे हैं, है ना, कितना आसान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया इस प्रकार सॉल्व करने का। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, उसमें तो 2 ही समीकरण करे, दोनों के दशमलव भाग समान हो गए, ठीक है। अब इनमें समझिए 2 अंक, भाई ये जब एक दशमलव का एक अंक ऐसे समझ दशांश है ना, ये दशांश शतांश और सहस्रांश, तो 10वां भाग होता है तो उसको 10 तक करते हैं, ये 100वां भाग है तो 100 तक करेंगे, ये 1000वां भाग है तो इसको 1000 तक गुणा करेंगे। और ये बार पर निर्भर नहीं कर रहा है, अगर ये 0.0 होता, 0 केवल 0.1 के ऊपर बार होता तब भी उसको 1000 तक ले जाते, 0.00 होता केवल 1 के ऊपर बार होता तब भी 1000 तक ले जाते। क्यों? क्योंकि 1000 तक ले जाना किस पर निर्भर कर रहा है, बार पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है कि दशमलव के भाग बाद कितने अंक की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको समझ लेना, ठीक है, ऐसे कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, और ऐसी इसमें ये 47 पूरे पर होता है या केवल 7 के ऊपर होता, ले जाएंगे उसको 100 तक की, हाँ, लेकिन 47 पूरे में बार होता या 7 के ऊपर बार होता, उसके हिसाब से उसका ये फर्क पड़ जाएगा। उसमें 3 और 2 नहीं होगा, कोई दूसरा समीकरण, उसमें क्या पता 3 में से 1 घटाना पड़ सकता है या तो 2 में से 1 घटाना पड़ सकता है, समझ रहे हैं।
तो ऐसे बनेगा। ऐसे इसमें भी अगर हम इसको इसके दो कंडीशन जैसे मैंने और बताई और बना सकते हैं कि 0 1 के ऊपर बार हो सकता है और 1 के ऊपर बार हो सकता है। तो जो ये 4 समीकरण तो बनेगी, यानी 1000 तले जाने में 4 समीकरण नहीं बनती है भाई, 100 तले जाने में 3 समीकरण बनती हैं, 10 तले जाने में 2 समीकरण बनती हैं, तो 4 समीकरण तो बनेगी। लेकिन वो आप देखोगे आपने कुछ नहीं करना है, बस अब जैसे उसमें 0 1 बार हो जाएगा, तो यानी आप जैसे यहाँ पर 0 0 1 बार करने में तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 लिख रहे हैं ना, जैसे ये 6 बार का मतलब 6 6 6 लिख रहे हैं, 4 7 बार का मतलब केवल एक 7 7 ही बढ़ रहा है, बस 7 7। लेकिन यही अगर 4 7 बार होता तो 4 7 4 7 4 7 होता। यहाँ 0 0 1 बार का मतलब यहीं पर एक्स की वैल्यू अलग हो जाती ना। समीकरण तो 4 जाएंगी ही जाएंगी उसमें, लेकिन ये बार अलग होने से फिर क्या हो जाता है कि 0 0 1 0 0 1 0 0 1, तो आप समझ रहे हैं एक्स का मान ही अलग हो जाता है। तो 10 एक्स भी अलग होगा, 100 एक्स भी अलग होगा, 1000 एक्स भी अलग होगा। तो इससे वो समीकरण अलग ही निकलेंगे जिनके दशमलव भाग निकलेंगे। 2 समीकरण तो जोड़ निकलेंगे जिनके दशमलव भाग समान होंगे, तभी तो आप उसको हटाएंगे। तो पहले आप वो पहचान लेंगे कि कौन से दशमलव भाग समान हो रहे हैं, तब नीचे उसी को लिखेंगे। मैंने कहा नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, उसी को लिखेंगे इस समीकरण में इसको घटाने पर। तो याद ये करना है कि दशमलव के जितना अंकित स्थान है, बार कहीं भी है चाहे, तो वहाँ तक उसको ले जाना है समीकरण को, 100 तक ले जाना है, 1000 तक ले जाना है। ठीक है, 3 अंक की संख्या तो 1000 तक है, 2 है तो 100 तक है, 1 है तो 10 तक है। हाँ ठीक है, और उसको फिर अपने बार के हिसाब से सॉल्व करके लिखना। बार 3 में बार है तो 3 3 करके रिपीट हो रहा है। अगर एक ही भले ही 2 अंक की संख्या है, लेकिन बार एक में है तो एक ही। अब यहीं पर एक्स में अंतर नहीं हो जाता, भले ले तो 100 तक जाते, लेकिन 4 7 बार वाले में 4 7 4 7 4 7 होता, तो एक्स ही अलग हो जाता, तो 10 एक्स से गुणा करके भी अलग होता, यानी पूरा उत्तर ही पूरा अलग होता है ना। और उत्तर ही अलग होता, तो वो सेलेक्ट जिनको आपस में घटाना है वो भी समीकरण अलग ही निकलते, क्योंकि उसमें कोई 2 के अलग अलग समान आते। तो ये आपको तरीका है, मैंने पूरे दोनों बार बता दिए, आप देख लीजिए इसको। एक्स बार 0.4777 आ गया ना, 0.7, तो 10 एक्स करेंगे तो ये इधर चले गया 4.777, और फिर इसको 100 एक्स करेंगे तो यहाँ चले गया 47.77। अब आप देख रहे हो सेकंड, थर्ड और सेकंड का सेम हो गया, तो पॉइंट ये हो गया ना, यही पता लग जाता है। 47 कट जाएगा तो 47 में 4 लड़के 43 आ जाएगा। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 2। देखो कुछ शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 2 डैश कर दिया ऐसे। तो क्या होना, 100, यहाँ तो बाएं में से बाएं घटा, 100 में से एक्स में से 10 एक्स घटा, तो कितना बन गया 90 एक्स, और यहाँ 47 में से 4 घटा तो 43। तो एक्स बराबर निकालने के लिए 90 यहाँ बट्टे में चला गया, 43/90। जैसे वहाँ 6/9 कट रहा था तो काट लेते, लेकिन यहाँ पर कटता नहीं है, तो इसको ऐसे रख देंगे। यानी अब एक्स क्या चीज़ है, वही है 0.47 बार 43/90। ये तरीका है प्रॉपर करने का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने किया है, माना एक्स बराबर ये, तो एक्स बराबर ये आप कितने स्टेप 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 बार लिख दो, 4 बार लिख दो, तो 10 एक्स ले गए। तो देखो 10 केयरफुली देखो इसको, तो पॉइंट यहाँ गया, तो ये वाला यहाँ चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अब ये सब 0 वाला ही है, तो ये दशमलव यहाँ चले जाएगा, तो 0.01 0 0 1 0 0 1, ये 0.01 0 0 1 0 0 1। फिर 100 करेंगे तो ये दशमलव फिर यहाँ चले गया, तो ये तो 0.1 वाला हो गया, 0 0 1 0 0 1 आ गया। फिर 1000 के लिए फिर ये चले गया 1, ये चले गया ना, तो 1.00 1 0 0 0 1। ये अभी आपने कुछ नहीं देखना है, पहले गुणा करते जाना है, एक एक स्थान दाहिने ओर करते जाना है। जब पूरा आपके गुणा हो गए, एक एक स्थान दाहिने ओर चारों के निकल गए, अब देखो इसके लास्ट में 0 0 1 वाला है, इसके यहीं से पता लग जाता है, ये दशमलव भाग इसका 0 से शुरू हो रहा है, 0 0 1 से शुरू हो रहा है, इसका दशमलव भाग 0 1 से शुरू हो रहा है। अगर अलग आ गया नहीं आ गया, इसका कहीं जोड़ी नहीं बन सकती। इसका दशमलव भाग 0.1 से शुरू हो रहा है, इसकी भी जोड़ी नहीं बन सकती। अब देखो ये 0 0 1 0 0 1, यानी ये पहला और चौथा समीकरण हो गया ना, जिनके दशमलव भाग समान है। तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये पूरा इस पूरे घटा देंगे। अब भले यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 लिखा है, ये 0 0 1 0 0 1 0 0 1 लिख रखा है। मैंने बोला था एक ही बात होती, मैं यहाँ 6 बार लिख दूँ, यहाँ 2 बार लिखूँ, और इसमें से इसको घटाओगे तो कुछ 0 बोलूँगा, क्योंकि है तो एक ही चीज़ ना। क्योंकि ये डॉट डॉट करने का मतलब यही है कि 0 0 1 0 0 1 ही है इसमें। इसका मतलब यह है कि 0 0 1 0 0 1 बार 3 बार लिखूँ, चाहे 6 बार लिखूँ, चाहे यहाँ 3 बार लिखूँ, यहाँ 2 बार लिखूँ, और इसको घटाओ कहूँ तो ये माना एक ही जाएगा, क्योंकि है तो एक ही चीज़ ना 0 0 1। ऐसा तो नहीं है, देखो ये 0.100 है, ये 0 0 1 है, ये अलग ही चीज़। मैंने इसलिए मैंने बोला दशमलव पहचानना है कि सेम भाग है या नहीं है, तो दशमलव के बाद पहला अंक देख लो, यहीं से पता लग जाएगा। ये इसमें भले ही पहला अंक 0 मिल भी गया
तो फिर दूसरे को देखो, पहला मिल गया तो 0 के बाद फिर 1 आ गया, यहाँ 0 के बाद 0 आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत बड़े तरीके से समझा दिया है। दशमलव भाग मिलाना कि दिन के दशमलव भाग, इस 4 समीकरण बनाने के बाद दशमलव भाग 4 समीकरण क्यों ले गए, क्योंकि 3 अंक की संख्या थी, उसके लिए तो बार भी नहीं देखा। ठीक है, वो तो संख्या पर निर्भर करता है कि 3 अंक की संख्या है तो 4 उसको 1000 तक ले जाएंगे। ठीक है, हाँ बस वो अपने आप ही, वो बार के हिसाब से अपने आप ही एक्स की वैल्यू अलग हो जाएगी, तो 10 अपने वो तो अपने आप निकलेगा, लेकिन बनेंगे 4 ही समीकरण उसके भी। ठीक है, तो उसके बाद राइट हैंड साइड अगर जिनकी सेम आ गई, राइट हैंड साइड जिसकी सेम आ गई है दाहिना पक्ष, जिसका दशमलव भाग सेम आ गया, तो उसको आप अगर घटाएंगे तो इसमें से ये पोर्शन घटेगा, तो देखिए 1 में से 0 का पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा, दशमलव भाग में दशमलव भाग घटेगा, तो 1 में से 0 घटा के 1, और यहाँ 1000 एक्स में से एक एक्स घटा के देखो, है ना, तो 999 एक्स बन जाएगा। ये 1000 एक्स में से एक्स घटा के 999 एक्स, इसमें से ये 1.00101 दिखा रखा ना, 1 ऐसे ये ब्रैकेट करने का मतलब ये है कि यानी ये सब में ब्रैकेट करने का मतलब है इसको, और ये आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे बढ़ते जाएगा, तो इसलिए ऐसा दिखा दिया। बाद में ये उस पूर्णांक में से पूर्णांक घटा देते हैं, ऐसे इस 1 में से इसको 0 को घटाया तो 1 ही आ गया, ये तो पूरा घट ही गया दाहिने वाला। तो 0 करने के लिए हमें सब काम करते हैं, बाएं पक्ष में 999 है और दाहिने पक्ष में 1 है 0 1, तो 999 एक्स और 1, तो एक्स 1/999, इसका मान ही आ गया। अब आपको मैंने हिंट तो ये दे दिए हैं, अब आपको इसके बाद इसमें होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क में आप क्या लिखेंगे, होमवर्क में आप इसको ऐसे लिखेंगे, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन बदल के दे रहा हूँ, बल्कि 2 नहीं 3 क्वेश्चन बदल के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो है, ये तो आपका टेक्स्ट बुक है, मैं अपनी ओर से आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो जैसे मैंने पहले ही बोला, पहला आपका जैसे मैंने बोला कि 0.47 के ऊपर बार था ना, क्वेश्चन आपको दिख भी जाएगा यहाँ इसमें भी होमवर्क का। ठीक है, इसमें जगह नहीं थी यहाँ पर हिंट के लिए, तो मैंने अलग से बनाया है, इसमें अलग से जोड़ा है। ठीक है, तो 47 के ऊपर बार है, अब वो 47 पूरे के ऊपर बार होगा, जैसे मैंने इसमें हिंट वाला दिया ना, 47 के ऊपर एक ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के ऊपर बार वाला, तो एक तो उसको बदलेंगे P/Q। और इसमें 3 केस होते थे, एक केस ये है 001 वाला, तो मैंने करा दिया, जो 001 में पूरे के ऊपर बार। अब आपको क्या करना है, एक में जो 01 के ऊपर बार वाला सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में केवल 1 के ऊपर बार वाला। ठीक है, तो x बराबर 0.47 पूरे के ऊपर बार, इसको x में बदलेंगे। दूसरे में 0.001 में से लास्ट के 01 पे ऊपर बार होगा। हाँ, अभी ऐसा मत कर देना कभी कि पहला वाला 0 के ऊपर बार और पीछे का छोड़, देखो पहले का ऊपर पहला बार छोड़ सकता है, लास्ट में बार हो सकता है, या तो पूरे में बार होगा या फिर पीछे की तरफ बार होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आगे की तरफ बार है पीछे की तरफ छोटा है, ऐसा नहीं होता है। आगे की तरफ बार और पीछे की तरफ छोटा नहीं, आगे की तरफ छोटा और पीछे की तरफ बार हो सकता है। यानी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये 0 पे बार नहीं है, क्योंकि ये 0 तो पूरा है, ये 0 तो आ ही रहा है पूरा, लास्ट के 2 के ऊपर बार, तो वही आपने करना है 0.001 के ऊपर बार, और तीसरा 0.00 भी छूट गया, केवल 1 के ऊपर बार। तो ये दो तो इसमें से इसमें बन जाएंगे, और एक इसमें क्या है, उसमें तो कम करते जा रहे हैं हम, 3 के ऊपर एक बार, 2 के ऊपर बार, एक के बार, इसमें एक में बार बढ़ा दिया, इसमें 1.47 के ऊपर बार है, अब वो पूरे 47 के ऊपर बार है। तो इन 3 संख्याओं को आपको P/Q के रूप में बदलना है। तो यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो आप जो बढ़िया तरीके से करेंगे, कल इसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज ये वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, समझ लीजिए इसको अच्छी तरह। और ऐसे इसमें ये ऑनलाइन पढ़ाने का इसका एक फ़ायदा ये होता है, जैसे कभी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई चीज़ अगर लगता है कि जल्दी बोल दिया ये है, तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्लास में पढ़ाने के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है तो उसके कोई नुकसान है, तो कम से कम मुझे एक तो ये फ़ायदा लगा इसका। ठीक है, क्लास में जैसे जो पढ़ाने के जो फ़ायदे हैं वो अगर इसमें नहीं हो सकते हैं सामने, तो एक फ़ायदा कम से कम एक क्लास में अगर मुंह से बोल दिया, आपको लगा सर ने तेज़ बोला, हम सुन नहीं पाए, इसमें आपके पास वीडियो है, कम से कम इसको पॉज करके आप 10 बार सुन सकते हो। ठीक है, अगर मैं 120 की स्पीड से भी बोलूँगा, लेकिन आप उसको पॉज करके अगर बार बार सुन लोगे तब तो समझ में आ जाएगा, है नहीं। तो इसमें एक फ़ायदा ये है वीडियो का, तो कम से अगर नुकसान है तो इसका ये फ़ायदा तो उठाओ। ठीक है बच्चों, तो इसे और प्रॉपर तरीके से इस कॉपी में कर लेना काम।